नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आज व्हाइट बोर्ड भी लाल है और मेरा वस्त्र भी लाल है, तो क्या कमाल है। आज कमाल ही है, आज है हनुमान जयंती और आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपके जीवन में कभी ज्ञान और विज्ञान की कमी ना रहे। तो आज हनुमान जयंती के दिन दो मीठे बोल से शुरू करते अपने पढ़ाई को कि लाल दे लाली लसे अरधरु लाल लंगूर, वज्रदेव दानव दलन जय 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 कपीश्वर। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं मनीष झा और आप देख रहे हैं मनीष लॉ क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आईपीसी चैप्टर 2, जो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन और कवर करता है सेक्शन 6 से लेकर 52A तक। आज चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी का ये आखिरी वीडियो है, मतलब इस लेक्चर सीरीज का 8वां लेक्चर है और ये आज के दिन आपका पूरा चैप्टर 2 से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था, जो भी आपका सेक्शन है, सब खत्म हो जाएगा। सेक्शन 6 से लेकर 45 तक मैं अपलोड कर चुका हूं, कवर कर चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे 46 से लेकर 42A तक, जिससे आपका चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी खत्म हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सेक्शन 46 जो बात करता है डेथ, मतलब मृत्यु। तो आईपीसी की नज़र में डेथ क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, वो डिफाइन क्या है। देखिए, सेक्शन 46 जो डेथ के बारे में बताता है वो ये बताता है कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड डेथ, नॉट एनिमल और बर्ड। मतलब किसी एनिमल या बर्ड के डेथ को डेथ नहीं मानता है आईपीसी, ह्यूमन बीइंग के डेथ को डेथ मानता है। ये सिर्फ सेक्शन 46 में कहा गया है, ऐसा नहीं कि आईपीसी मानता ही नहीं है। आईपीसी सेक्शन 46 में ह्यूमन बीइंग के डेथ को डेथ का प्रावधान रखा है, प्रोविजन रखा है, डिफिनेशन रखा है। यहाँ पे किसी एनिमल या बर्ड के डेथ को डेथ नहीं रखा है। क्लियर है। चलिए, वहीं 47 में एनिमल के बारे में बात किया गया है, जानवर के बारे में। तब जब जानवर के बारे में बात किया है तो अदर देन ह्यूमन बीइंग होगा, सिंपल सा वर्ड है। तो अदर देन ह्यूमन बीइंग जो भी कोई लिविंग क्रिएचर हो, मतलब जीवित प्राणी हो, उसे एनिमल माना गया है। अदर देन ह्यूमन बीइंग जो भी कोई लिविंग क्रिएचर हो, जीवित प्राणी हो, उसे एनिमल माना गया है एज पर सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी। क्लियर है दो चीज। 46 में डेथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग था, नॉट एनिमल और बर्ड्स। 47 में एनिमल के बारे में बात किया गया है कि एनिमल है कौन, तो लिविंग क्रिएचर है एनिमल अदर देन ह्यूमन बीइंग। मतलब ह्यूमन बीइंग को छोड़ के जो भी कोई जीवित प्राणी है उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल कहेंगे। चलिए सेक्शन 48 को समझिए। सेक्शन 48 कहता है वेसल। तो वेसल का मतलब होता है जलयान। ये वर्ड आपने सुना भी होगा या आमतौर पे इसको नहीं जानते हैं लोग। शिप, बोट, स्टीमर का नाम आपने बहुत सुना होगा। तो शिप, बोट, स्टीमर को ही आईपीसी की नज़र में वेसल कहते हैं। वेसल इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लीजिए अपराध कहीं भी हो सकता है और आईपीसी उसी दया की तरह है, हमेशा अपराध खोजते रहता है। तो सेक्शन 48 कहता है वेसल, मतलब शिप या बोट या स्टीमर के थ्रू पानी में किसी ह्यूमन बीइंग का कन्वेंस, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, या कोई प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है, कन्वेंस हो रही है पानी के थ्रू, ह्यूमन बीइंग या प्रॉपर्टी थ्रू शिप, बोट या स्टीमर, तो उस चीज को हम कहेंगे वेसल। क्लियर है। पानी में ह्यूमन बीइंग या प्रॉपर्टी का एक जगह से दूसरे जगह कन्वेंस होना शिप, बोट और स्टीमर के थ्रू, उस चीज को हम कहेंगे वेसल एज पर सेक्शन 48 ऑफ आईपीसी। क्लियर है। चलिए सेक्शन 49 ईयर, मंथ और डे के बारे में डिफाइन करता है। अब आप सोचते होंगे ये सब तो माइनर टर्म्स है। तो देखिए, जब कोई केस होता है ना, तो उस वक्त आदमी एक एक वर्ड को पकड़ता है और ये खोजता है कि ये कानून की नज़र में कहाँ लिखा हुआ है कि ईयर क्या होते हैं, मंथ क्या होते हैं, डे क्या होते हैं। सब अपने मन से मनमानी करने लगेंगे। इसीलिए कानून में सब कुछ डिफाइन कर देता है अलग से, जिसे हम बेसिक टर्म या जनरल एक्सप्लेनेशन के नाम से भी जानते हैं। कि सब कुछ बारीकी से डिफाइन किया जाता है ताकि कोई भी आदमी कभी भी कोई लूप होल्स ना खोज सके। ठीक है। इसीलिए देखिए, देखने में भले छोटा हो लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप हो जाता है। तो समझिए सेक्शन 49 ईयर और मंथ के बारे में डिस्क्राइब कर सकता है। अब देखिए, ये अपना जो आईपीसी है ये है 1860 का, तो ब्रिटिश के ज़माने से आ रहा है, तो ब्रिटिश ने ही बनाया है। तो इसमें कहा जाता है कि ईयर जो भी होगा एज पर ब्रिटिश कैलेंडर होगा, एज पर ब्रिटिश कैलेंडर होगा। और ब्रिटिश कैलेंडर में जो ईयर को माना जाता है, पूरे साल को माना जाता है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर को माना जाता है। अब आप सोचते होंगे कि कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर ही तो ईयर होता है, तो ऐसा नहीं है। मानने को आप अप्रैल से मार्च भी मान सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के भाषा में अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं वो हो जाते हैं अप्रैल से लेकर
जैसे होता है ना फिनेंशियल ईयर, तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं कॉमर्स वालों के लिए, अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। इनकम टैक्स आप लगाते होंगे तो आपको याद होगा ये सब। अप्रैल से भी मार्च से एक ईयर माना जाता है। फिर बहुत सारे ऐसे जो जगह होते हैं, राज्य होते हैं, जहाँ पूजन के साथ नया वर्ष चालू किया जाता है। जैसे आप वेस्ट बंगाल में अगर हैं तो यहाँ पहला वैसाख होता है जो कि 15 अप्रैल से चालू होता है। लोग यहाँ से भी नव वर्ष मनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वो सब छाड़ को छोड़ के आईपीसी की नज़र में ईयर जो भी होंगे वो एज पर ब्रिटिश कैलेंडर माने जाएंगे और वो जनवरी से दिसंबर तक डिफाइन होंगे। क्लियर है? और उसी के अंदर जो भी मंथ होंगे, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सबको हम मंथ की तरह डिनोट करेंगे। और डे जो भी होता है वो एक प्रिजनर की नज़र से, मतलब प्रिजनर जब कोई कैदी कैद करके जेल में रखा जाता है तो उसके लिए जो डे होगा वो होगा 24 आवर के लिए। ऐसा नहीं होगा कि दिन और रात, दिन और रात बोल के कुछ नहीं होता है जेल में। और प्रिजनर के लिए वहाँ 24 आवर इक्वल टू 1 डे उनका काउंटिंग होगा। मान लीजिए उन्हें अगर 15 दिन की सजा हुई है तो 15 दिन में 24 आवर इक्वल टू 1 डे। कोई डे और रात अलग अलग डिफाइन नहीं किया जाता है। क्लियर है? चलिए सेक्शन 50 को समझिए। सेक्शन 50 अपने आप एक सेक्शन को ही डिफाइन करता है कि सेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि सेक्शन कहाँ डिफाइन है, तो सेक्शन 50 में ही सेक्शन डिफाइन है आईपीसी के। तो सेक्शन कहता है कि द वर्ड सेक्शन डिनोट बाय द प्रीफिक्स इन द आईपीसी, मतलब इंडियन पिनल कोड में धारा जो है, सेक्शन जो है वो सेक्शन 50 में डिफाइन है। और ये कहा गया है कि जब कोई न्यूमरिक चीज के साथ प्रीफिक्स में अगर वर्ड लगेगा उसे ही हम सेक्शन कहेंगे, और सेक्शन हमेशा प्रीफिक्स में लगेगा। तो देखिए जैसे सेक्शन 50 है तो जो पहले लिखा हुआ है सेक्शन ये प्रीफिक्स हो गया, मतलब पहले, और बाद में जो लिखा हुआ चीज आता है वो हो जाता है सफिक्स। तो सेक्शन 50 इसलिए कहा जाता है कि सेक्शन 50 में ही सेक्शन वर्ड को डिफाइन किया गया है और ये बताया गया है कि सेक्शन हमेशा प्रीफिक्स में रहेगा। क्लियर है? चलिए सेक्शन 51, सेक्शन 51 ओथ के बारे में डिफाइन करता है इस चैप्टर 2 में। और वो इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे माइनर टर्म्स है, इसलिए आपको फटाफट समझ में आ जाता है। देखिए सेक्शन 51 ओथ के बारे में करता है। ओथ मतलब होता है शपथ। अब शपथ क्या होता है आमतौर पे हम और आप सब समझते हैं और देखते भी हैं, तो इसको समझिए। ओथ होता है शपथ। शपथ होता है एक पर्सन एक अपना डिक्लेरेशन देता है, मतलब सोल मन अफर्मेशन देता है। सोल मन अफर्मेशन मतलब अपना डिक्लेरेशन देता है, डिक्लेयर करता है। किसके सामने करता है? किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने में अपने डिक्लेरेशन देता है। पर्पस क्या रहता है? तो पर्पस ऑफ प्रूफ रहता है, मतलब प्रूफ के तौर पे कि जो हम काम करने जा रहे हैं इस चेयर पे बैठ के, इस चेयर की जिसका मर्यादा है, जो प्रतिष्ठित चेयर है, जो प्रतिष्ठित पद है, उस पे रह के जो भी काम करने जाएंगे वो हम शपथ लेंगे। और शपथ इसलिए लिया जाता है ताकि उस पद पे बैठ के वो किसी के साथ भेदभाव ना करे, वो किसी को अपना या पराया समझ के ना ट्रीट करे। वो संविधान के तौर पे, माने कानून के नजरिए से जो सही हो उसे वो इक्वली ट्रीट करे। ठीक है? इसलिए शपथ लिया जाता है। तो शपथ समझिए सेक्शन 51। ओथ होता है इंक्लूड अ सोलमन अफर्मेशन, मतलब वो अपना एक डिक्लेरेशन देता है कोई पर्सन, किसके सामने में? तो किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने में या कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने में। इसलिए आप देखते हिएगा जब कभी कभी जब सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं। और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं तो वो सीजीआई के सामने में शपथ लेते हैं। कोई अकेले अपने रूम में बंद करके ओथ नहीं लेता है। जब कोई राज्य के मंत्री या मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं वो गवर्नर के सामने में शपथ लेते हैं। और ये शपथ लेते हैं कि मैं जो भी इनका नाम है विधि द्वारा स्थापित जो संविधान है उनका निर्वाहन करूंगा, संचालन करूंगा, सब में बराबर की भावना से। अब मान लीजिए संविधान को और कानून को मानते सब हैं, लेकिन उनसे शपथ इसलिए दिलवाया जाता है, जैसे मैंने कहा, कि वो किसी के साथ पक्षपात ना करे, डिफ्रेंशिएट ना करे, भेदभाव ना करे, किसी के साथ ओन या पराया के हिसाब से ट्रीट ना करे। समझ गए ओथ? चलिए सेक्शन 52 होता है गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है नेक नीयत, सही सोच। तो अब गुड फेथ में 3 वर्ड का होना बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। 3 वर्ड। पहला है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है अलर्टनेस, आप सतर्क के साथ कोई भी काम या कोई भी बात अपना रखें। दूसरा आता है केयर, मतलब ध्यानपूर्वक कोई भी काम करें या ध्यानपूर्वक कोई चीज़ बोले। तीसरा होता है बिलीव, मतलब विश्वास के साथ वो काम को किया जाना चाहिए और या विश्वास के साथ उस काम को बोला जाना चाहिए। अगर ये तीनों चीज किसी के कार्य में या किसी के बोली में पाया जाता है तो इसका मतलब उनका कार्य या उनका बोली वो गुड फेथ की नज़र में आएगा, मतलब वो नेक नीयत के साथ वो काम को कर रहे हैं। 3 चीज।
क्या था, ड्यू डिलिजेंस, मतलब अलर्टनेस, सतर्क के साथ वो काम करें, केयर के साथ, ध्यान के साथ वो काम करें, बिलीव मतलब विश्वास के साथ काम करें। ऐसा कोई भी काम या ऐसा कोई भी बात जो वो रखते हैं उसमें ये तीन चीज़ का होना कंपलसरी है। अगर ये तीनों चीज़ होता है तो उनका काम जो होगा वो क्या होगा, गुड फेथ की नज़र से होगा, मतलब नेक नियत की नज़र से होगा। और ये तीन चीज़ें अगर नहीं है तो नेक नियत नहीं माना जाएगा, नॉट अ गुड फेथ माना जाएगा। ठीक है, चलिए आईपीसी चैप्टर 2 के लास्ट सेक्शन, सेक्शन 52A जो बात करता है हार्वर, ये अमेंड करके डाला गया। जब कभी आपको ए मिले, बी सी डी ऐसा मिले, समझ लीजिए कि ये अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, इसके ऐड कर दिया गया है। तो इनका अमेंडमेंट हुआ था 1942 में, अमेंडमेंट इन 1942। और हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब कोई पोर्ट नहीं होता है जहाँ शिप आके लगती है। इस बंदरगाह का मतलब होता है किसी को शरण देना, किसी का मदद करना। अब ये कैसे, समझिए। कहता है ये होता है, मान लीजिए कोई पर्सन किसी पर्सन का मदद करता है, या किसी प्रिजनर का मदद करता है, किसी कैदी का मदद करता है, या किसी क्रिमिनल का मदद करता है, ये जान के कि ये क्रिमिनल है, इसने ऑफेंस किया है, फिर भी और उसको सजा से बचाने के लिए उसको शरण देता है, चाहे अपने घर में दे या कहीं भी दे। और उस शरण के साथ साथ उसको फूड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, कन्वेंस के लिए उसे ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये सब सारे फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करने के लिए वो आदमी जिम्मेदार हो सकता है। तो हार्बर उसी आदमी पे लगेगा जो आदमी ये जानते हुए कि सामने वाला आदमी क्रिमिनल है, प्रिजनर है, फिर भी उसको शरण दे रहा है और साथ ही साथ उसका मदद कर रहा है खाने में, पीने में, मतलब शेल्टर में, फूड में, ड्रिंक में, उसका मनी देकर या किसी भी तरह से उसके फैसिलिटी पहुंचाता है, तो वो आदमी भी क्या हो जाएगा, पनिशेबल हो जाएगा, उस आदमी को भी सजा मिलेगी जो मदद किया। लेकिन सेक्शन 157 और 130, 157 और 130, ये एक्सेप्शन है, ये छूट दिया है दो लोगों को, हस्बैंड और वाइफ को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा जाता है। हस्बैंड और वाइफ को इस चीज से छूट मिली है। क्यों मिली है, कि कहा जाता है सेक्शन 157 और 130 में कि हस्बैंड अगर ये सोच के मदद करती है अपने वाइफ को कि वो क्रिमिनल है, फिर भी उसको सहारा देती है अपने घर में, तो उसके ऊपर ये पनिशेबल ऑफेंस जो है वो चार्ज नहीं होगा। और ये सेम केस आता है वाइफ के केस में भी। अगर वाइफ ये सोच के अपने हस्बैंड का मदद करती है कि ये क्रिमिनल है, फिर भी इसका ये बचाव करती है, शेल्टर देकर, फूड देकर, ड्रिंक देकर, मनी देकर, या उसे कोई भी कन्वेंस कहीं जाने का फैसिलिटी देकर, या किसी भी तरह से कोई भी एकोमोडेशन देती है, तो भी उसके ऊपर कोई पनिशेबल ऑफेंस चार्ज नहीं होगा। ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के केस में है, जो कि एक्सेप्शन देता है सेक्शन 157 और 130। क्लियर है। इसके अलावा कोई भी आदमी, अगर कोई भी पर्सन किसी दूसरे क्रिमिनल का मदद करता है, तो उसके ऊपर हार्बर का केस लगता है, जो सेक्शन 52A में डिफाइन है। क्लियर है। आई होप चैप्टर 2 के रिगार्डिंग आज आपके सारे सेक्शन कंप्लीट हुए। ये टोटल 8 लेक्चर सीरीज में बटा होगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। फिर भी चैप्टर 2 से रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।